नमस्ते मित्रों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनने की जर्नी को डिस्कस करेंगे। यह पॉसिबल हो पाया एक सूक्ष्म प्लानिंग से, डिबेट से और एक अटल कमिटमेंट से, जिसका रिजल्ट ये रहा कि एक ऐसे डॉक्यूमेंट का निर्माण हुआ जिसने इस नेशन की डेस्टिनी को एक नवीन शेप दिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बनना एक मॉन्यूमेंटल टास्क था हमारी भारतीय संस्कृति और हिस्ट्री के लिए, और ये कंप्लीट हो पाया हमारे फाउंडिंग फादर्स के हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन की वजह से। कॉन्स्टिट्यूशन बनने की पहली झलक हमें 1942 में मिलती है, जब सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने क्रिप्स मिशन पेश किया। क्रिप्स मिशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इसलिए लाया गया जिससे इंडिया का कॉर्पोरेशन वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर्स को मिले। इसके बाद यह एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बना इंडिया के इंडिपेंडेंस में। क्रिप्स मिशन में इंडिया के फ्यूचर के लिए कुछ ऐसी प्रपोजल थी जो हम अब डिस्कस करेंगे। पहला प्रपोजल था इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस प्रदान करना, जो युद्ध के बाद इंडियंस को सेल्फ गवर्नेंस करने में हेल्प करे ब्रिटिश इंडिया में। दूसरा प्रपोजल था कि इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए जिससे नए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में हेल्प मिले इंडिया के लिए। अल्टीमेटली क्रिप्स मिशन एक फेल्यूर साबित होता है, पर यह एक सीड प्लांट कर देता है इंडियन पीपल के मन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, और इसके बाद आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेंट्रल डिमांड बन जाता है। इस मिशन का फेल्यूर इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट का मोमेंटम एक्सेलरेट कर देता है। अब हमारे इंडिया की हिस्ट्री में कुछ ऐसा होने वाला था जो इंडिया का इंडिपेंडेंस का रास्ता साफ कर देता है और एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में हेल्प करता है। क्रिप्स मिशन के फेल्यूर के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट कैबिनेट मिशन लेके आती है 1946 में। इंडिया के इंडिपेंडेंस जर्नी के लिए और एक नए कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट मोमेंट बनता है। यह मिशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया के पॉलिटिकल डेडलॉक को रिजॉल्व करवाने के लिए भी लाया गया था, जिससे इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो पॉलिटिकल डेडलॉक था उसको रिजॉल्व किया जा सके। ब्रिटिशर्स ने इस मिशन में इंडिया के लिए 3 टियर प्लान इंक्लूड किया था, जिसमें फर्स्ट पॉइंट था कि यूनियन ऑफ इंडिया बनाना, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की स्थापना होगी लिमिटेड पावर्स के साथ, जो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। सेकेंड पॉइंट था कि ग्रुप ऑफ प्रोविंसेस बनाना, जिसमें अलग अलग प्रोविंसेस को ग्रुप में जोड़कर उसे ऑटोनॉमी दी जाए कुछ मैटर्स पर। थर्ड पॉइंट में ब्रिटिशर्स ने प्रोविंसेस ऑटोनॉमी को ऐड किया था, जिसमें प्रोविंसेस एंजॉय कर सकें कुछ पावर अपने रीजनल मैटर्स के लिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस प्लान को एक्सेप्ट किया, पर मुस्लिम लीग इस प्लान को रिजेक्ट कर देती है और डिमांड करती है एक सेपरेट नेशन पाकिस्तान की, और आखिरकार ये मिशन भी फेल कर जाता है। और इस मिशन का फेल्यूर कम्युनल टेंशन को बढ़ाता है इंडिया में, और अल्टीमेटली पार्टीशन हो जाता है इंडिया का 1947 में। पर उस टाइम कैबिनेट मिशन का एक प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए, जिससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया जा सके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट के मेंबर्स जो इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुन करके आए थे, वो अपना काम शुरू करते हैं दिसंबर 1946 में। इस असेंबली में
इमिनेंट लीडर्स, स्कॉलर्स और लीगल एक्सपर्ट्स को शामिल किया जाता है। इसके बाद डिबेट चलती है और सोच विचार किया जाता है बहुत सारे डायमेंशन और एस्पेक्ट पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कैसा हो। कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक विजनरी थे और उन्हें चैंपियन ऑफ सोशल जस्टिस भी कहा जाता है। उनकी लॉ की अच्छी समझ और अटल कमिटमेंट के कारण ही उन्हें चूज किया गया लीडर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। उन्होंने अथक परिश्रम से एक लीगल फ्रेमवर्क का ढांचा तैयार किया और साथ में उन्होंने बहुत सारी चैलेंजेस फेस करी, जैसे कि सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के इंटरेस्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्योर करना। और बहुत सारे ओपिनियन उन्हें उस टाइम बहुत लोगों से मिल रहे थे, उसको समझकर कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था उनके लिए। ड्राफ्टिंग प्रोसेस भी एक कलेक्टिव एफर्ट था उस टाइम के लीगल स्कॉलर्स और इमिनेंट पर्संस के द्वारा, जिसके माध्यम से डिफरेंट इंस्पिरेशन को लिया गया अलग अलग सोर्सेस से। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अलग अलग नेशंस के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया और उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। उन्होंने एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशंस को भी देखा और पढ़ा, जिसमें प्रिंसिपल्स थे जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी के, और उसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया। लास्टली एक लीगल मास्टरपीस बनकर तैयार हुआ जो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उससे फाइनली अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, जिसे आज भी हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ तब इसमें 395 आर्टिकल्स थे और 12 शेड्यूल्स थे। हमारा प्यारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 को, और तब से ही इस दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स दी, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू इक्वालिटी। और फंडामेंटल राइट बेस बना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन हमें स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट भी बताता है, जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बनना ह्यूमन इंटेलेक्ट का पावर दिखाता है और डेमोक्रेसी का स्पिरिट भी दिखाता है, जो एक रिमार्केबल अचीवमेंट था, जिसके द्वारा मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंडिया का फाउंडेशन नींव रखा गया। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को। हमारा जो प्रीएम्बल है वो आउटलाइन करता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, और वो इंक्लूड करता है जस्टिस को। कैसा जस्टिस को? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को। और उसके बाद लिबर्टी को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन हो, जहां
फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड फेथ हो जहां, और फ्रीडम ऑफ वर्शिप हो जहां, और इक्वालिटी को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, और लास्टली फ्रैटर्निटी को इंक्लूड करता है, जहां स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड हो जो इंश्योर करे डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, और इसके द्वारा यूनिटी और इंटीग्रिटी हो हमारे नेशन में। हमारा प्रीएम्बल बहुत बार अमेंड हो चुका है और सोशलिस्ट एंड सेकुलर और इंटीग्रिटी को 1976 के अमेंडमेंट में ऐड किया गया। लास्टली एक क्वेश्चन है आप लोगों से, प्रेजेंटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल है और शेड्यूल है? आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जिसका आंसर सही होगा उसे मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तब तक के लिए आप सब सेफ रहें। थैंक यू, और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, जिससे हमें न्यू वीडियोस बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिल सके।